आंटी जी, मुझे एक घड़ी चाहिए। अच्छा, कौन सी चाहिए तुम्हें? रमन उन सारी घड़ियों को देखता है। कुछ आकार में छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है। रमन बहुत सोचकर एक घड़ी देखता है। वो घड़ी रमन को बहुत पसंद आती है। हाँ, ये वाली दे दो, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। कितने पैसे हुए आंटी इसके? रमन सामने देखता है तो कोई दिखता नहीं, मानो जैसे वहां कोई था ही नहीं। ना उस औरत के जाने की आवाज आई और न ही उस औरत ने पैसे लिए। अरे पैसे तो लेकर जाती, कैसी औरत है बेचारी। एक तो अकेले यहाँ घड़ियां बेच रही थी और मैंने उससे पैसे भी नहीं दिए। रमन अपनी गाड़ी पर बैठने जाता है, तभी उसे दूर से एक आवाज सुनाई देती है। मुझे पैसे चाहिए भी नहीं। ये आवाज कहाँ से आई? आंटी, कहाँ हो आप? रमन को कोई नहीं दिखता। अभी भी रमन घड़ी पहन लेता है और वो बाइक शुरू करके निकल पड़ता है घर के लिए। रास्ते में रमन के पीछे से एक गाड़ी आने लगती है। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही रमन पीछे से आने वाली गाड़ी को जगह देता है और तभी वो आईने में खुद को देखता है तो उसे दिखता है कि उसकी शक्ल कुछ बदली सी लग रही है, जैसे कि उम्र बढ़ गई हो अचानक से। अरे ये कैसे हो गया? शायद आईना खराब है, पोंछ देता हूँ। रमन बाइक चलाते चलाते थकने लगता है। बीच में उसे एक लड़का दिखता है जो उससे लिफ्ट मांग रहा होता है। उस लड़के का नाम राघव होता है। लिफ्ट अंकल, लिफ्ट मिलेगी क्या? मैं तुम्हें अंकल देखता हूँ। कहाँ जाना है बताओ? मुझे बस आगे के गांव में जाना है, मैं घर जाना चाहता हूँ। मेरे गांव में तुम्हारी ये आवारागर्दी नहीं चलेगी, जैसे देर रात तक जागना, शाम को बाहर घूमना और सबसे खास भूत प्रेत का मजाक बनाना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तेरा गांव अंधविश्वासी के साथ साथ कायर और फट्टू भी है। देख, अब तेरा ज्यादा हो रहा है। विहान, तू साइंस का इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट होकर इन भूत प्रेतों पर विश्वास करता है, लेकिन कसूर तेरा भी नहीं है, क्योंकि तेरा जड़ ही वहां से जुड़ा है, तो ये तो लाजमी है। लेकिन तू टेंशन मत ले, इस बार हम तेरी और तेरे गांव दोनों की गलतफहमी दूर कर देंगे। तीनों दोस्त आने वाले वेकेशन में गांव जाने का प्लान कर रहे थे और तीनों ने चुना विहान का वो भूतिया गांव, जहां शाम ढलने के बाद उस गांव की चुड़ैल निकलती है और गांव में अकेले टहल रहे किसी भी इंसान को जान से मार देती है। अब तीनों को भूतों में जरा भी विश्वास नहीं था और इस बार उनका मकसद भी यही था कि वो गांव पहुंचकर उस चुड़ैल वाली बात को उनकी गलतफहमी साबित कर दे, जो उन्होंने इतने सालों से पाल रखा है। शाम की ट्रेन से वो लोग अगले दिन दोपहर में पहुंच गए थे विहान के गांव नाथुपुरा। वो तीनों विहान के घर पहुंचे। उनके गांव के पुश्तैनी मकान में सिर्फ विहान की दादी रहती थी और बाकी के लोग शहर में ही सेटल्ड थे। अरे बेटा, तू आ गया, बहुत अच्छा किया। जा जल्दी हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ, जा। तीनों दोस्त खाना खाकर एक ही कमरे में अपने अपने बेड्स पर रेस्ट करते हुए बातें कर रहे थे। अरे तुम लोग सो कहाँ गए? अपना मकसद भूल गए क्या? अथर्व अपने दोनों दोस्तों के साथ कमरे से बाहर चुपके से निकलता है और दादी के कमरे में घर की चाबी लेने जाता है। अथर्व अकेला दादी के कमरे में गया था। वो जैसे ही वापस जाने को मुड़ा, एक पतले से हाथ ने उसकी टी शर्ट पकड़ ली और पीछे से एक डरावनी आवाज आई, चाबी रख दे यहाँ। अथर्व जैसे ही पीछे पलटा, उसने देखा कि विहान की दादी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोका था। असल में विहान की दादी कोई इंसान नहीं, बल्कि एक चुड़ैल थी
जिसका चेहरा उस अंधेरी रात में भी इतना भयानक लग रहा था कि कमजोर दिल वाला तो वहीं मर जाए। ये देखकर अथर्व वहीं कांपते हुए बेहोश हो गया। जब बहुत समय तक अथर्व नहीं लौटा, तब उनके वो दोनों दोस्त दादी के कमरे में आए तो देखा कि उनकी दादी बेड पर थी ही नहीं। अरे दादी कहाँ गई? वैसे दादी रात के 1 बजे कहाँ जा सकती है? अरे हो सकता है वॉशरूम गई होंगी, लेकिन पहले इस डरपोक को उठा, ना जाने क्या देख लिया कि यही बेहोश हो गया। धौलपुर गांव के स्टेशन पर बिल्कुल सन्नाटा होता है। वहां पर एक भी व्यक्ति नहीं होता है। तेज हवाएं चल रही होती है और बिजली कड़क रही होती है। अभी रात के सिर्फ 11:30 बजे है, लेकिन गांव में ऐसा सन्नाटा है मानो जैसे यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं मिलने वाला। हमें यहाँ से पैदल ही घर की ओर जाना पड़ेगा। हाँ जल्दी करो, मौसम खराब हो रहा है, नहीं तो हम बारिश में फंस जाएंगे। तीनों पैदल ही घर की ओर बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ घनघोर अंधेरा होता है। जोरों से आंधी चल रही होती है और बिजली कड़क रही होती है। तभी रोड के किनारे उन्हें टैक्सी वाला मिलता है, जो अपनी टैक्सी में सो रहा था। मैं इस टैक्सी वाले से बात करता हूं। अमित टैक्सी वाले के पास जाकर उसे उठाता है। ओ भैया, अरे ओ टैक्सी वाले भैया, हमें धौलपुर गांव जाना है। लगता है आप लोग इस गांव में नए आए हो। आपको नहीं पता, आज अमावस की काली रात है। आज की रात इस गांव में एक भी इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकलता। आज मौत का खतरा होता है। व्हाट रबिश! पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। ये टैक्सी वाला ना ज्यादा पैसे लेने के लिए हमें डरा रहा है। ठीक है, तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो पैसे, हमें बस अपनी टैक्सी एक रात के लिए दे दो। कल सुबह इस एड्रेस पर आकर तुम अपनी टैक्सी लेकर जाना। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मुफ्त की सलाह दूंगा। गांव के उत्तर दिशा में जो कुआं है, उसके पास भूल कर भी मत जाइएगा। और अगर कोई आपको पीछे से आवाज दे तो पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखिएगा। अमित अपना सारा सामान टैक्सी में रखकर खुद टैक्सी ड्राइव करके घर की ओर निकल जाता है। मुझे यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता पता है। उस रास्ते से हम जल्दी ही घर पहुँच जाएंगे, लेकिन वो रास्ता गांव के कुएं से होकर गुजरता है। क्या यार, तुम भी इन सब बातों में विश्वास करने लगी? नहीं, ये सब टैक्सी वाला हमें डराने के लिए बोल रहा था। अमित सरिता के बताए गए रास्ते पर गाड़ी मोड़ देता है। जैसे ही उनकी गाड़ी गांव के कुएं के पास पहुंचती है, गाड़ी के नीचे एक पत्थर आ जाता है और गाड़ी कुएं से जाकर टकरा जाती है। उस कुएं के अंदर का पानी जोर जोर से हिचकोले खाने लगता है, मानो जैसे कुएं में लहर आ गई हो। तुम सब ठीक तो हो? शायद पहिए के नीचे कोई पत्थर आ गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई खड़ा हो। तभी सरिता की नजर कुएं के पास खड़े अपने बचपन के दोस्त रामानंद पर जाती है। अरे रामानंद, कैसे हो तुम? तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। और ये गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? और तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अमावस की काली रात, ये रात मौत की रात होती है। आज कोई नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएंगे। सरिता को रामानंद की बात बहुत अजीब लगती है। वो दोनों वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं और थोड़ी ही देर में अपने घर पहुंच जाते हैं।